नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। वुमेन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक लिखने वाले बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी है। बुक का नाम है वुमेन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस बुक का ज्यादा से ज्यादा ध्यान 1999 के अफगानिस्तान के कंधार में इंडियन एयरलाइंस यात्रियों का जो विमान, अपहृत विमान, यहां पर जो यात्री थे उनके बदले में 3 आतंकवादियों की रिहाई पर भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के सामने सबसे खराब समर्पण पर थोड़ा अधिक बयान करता है। बुक का नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। उसके लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करंट अफेयर के लिए हो सकती है वो है INS ध्रुव। INS ध्रुव ये भारत का अपना पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, उसका नाम है INS ध्रुव। इसको बिल्ड किया है DRDO ने NTRO के साथ। यहां पर NTRO का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। INS ध्रुव का कोड नेम VC 11184 है। एज ए न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, ये अर्ली वार्निंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो भी अर्ली वार्निंग आती है उसकी पूर्व चेतावनी का काम करता है। INS ध्रुव में लॉन्ग रेंज रडार, डोम से ट्रैकिंग एंटीना, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। एट द सेम टाइम INS ध्रुव की कैपेबिलिटी ओशियन बेड्स को रिसर्च पर्पस के लिए या एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करना, ये INS ध्रुव की खासियत आती है। INS ध्रुव भारत का अपना पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसलिए INS ध्रुव चर्चा में था। IAEA का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इंटरनेशनली एटॉमिक एनर्जी के बारे में देखभाल करने वाला एक वॉचडॉग है। IAEA इसलिए चर्चा में है कि IAEA ने ईरान के साथ उनका जो परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। IAEA, जिसे हम यूनियन एटॉमिक वॉचडॉग कहते हैं, दे हैव साइन द एग्रीमेंट विद ईरान, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर करेगा। 2015 में ईरान और जो बेसिक वर्ल्ड पावर है उनके बीच में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया था, जिसे हम संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहते हैं। इसी योजना के तहत यहां पर ईरान के ऊपर जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन थे, इस रेस्ट्रिक्शन को, प्रतिबंध को हटाने के बदले में ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए सहमत भी हुआ था। आज IAEA के अनुसार ईरान परमाणु कार्यक्रम के 2 प्रमुख मुद्दों पर कोई आज तक प्रगति नहीं हुई है, जिसमें पुराने अघोषित स्थलों पर
यूरेनियम के निशान पाए गए हैं और निगरानी उपकरणों को तत्काल यहाँ पर मॉनिटरिंग जो निगरानी है उसके बाहर आज तक रखा है। तो ये आईएईए का रिपोर्ट हमें ईरान में लो एनरिच यूरेनियम का स्टॉकपाइल करने के बारे में भी चेतावनी देता है। तो होपफुली ये आईएईए का और ईरान का नया समझौता उसके लिए कुछ पॉइंट पर हल जरूर निकाल सकता है। तो आईएईए और ईरान के बीच ये समझौता हुआ है इन ऑर्डर टू मॉनिटरिंग दी जो भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको मॉनिटर करने के बारे में। नेक्स्ट बात आती है नागर विमानन मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्टर ऑफ और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। सिविल एविएशन जो हमारे ड्रोन नियम 2021 को बनाने वाली अपेक्स बॉडी है, इस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ड्रोन परमिशन को आईसीएमआर और आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ नेक्स्ट 1 ईयर का यूज करने के लिए परमिशन प्रदान किया है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने परमिशन आईसीएमआर को प्रोवाइड की है। आईसीएमआर इसलिए उनको ये परमिशन मिली है, आईसीएमआर का जो कैंपस है ये बियॉन्ड विजुअल लाइट ऑफ साइट रेंज जो एक्सपेरिमेंटल काम करेगा वैक्सीन डिलीवरी के बारे में अंडमान निकोबार एज वेल एज मणिपुर एंड नागालैंड बाय यूजिंग द ड्रोन। इन पर्पस के लिए आईसीएमआर को सिविल एविएशन मिनिस्टर ने परमिशन दी है। उसी के साथ आईआईटी बॉम्बे में ड्रोन के बारे में संशोधन करना, विकास करना और उसकी टेस्टिंग करना, ये पर्पस के लिए भी आईआईटी बॉम्बे को ये परमिशन मिली है। दोनों संस्थाओं को ये परमिशन कुछ ड्रोन 2021 के जो रूल्स है उसमें कुछ एग्जम्पशन देकर मिल चुकी है। ये फॉर दी पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए है। ये भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि तेलंगाना में अपनी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस परियोजना की उन्होंने शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत दवा और वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की जाती है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस है, उस 2 इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर ड्रोन का यूज करने के लिए ड्रोन 2021 के रूल से कुछ एग्जिबिशंस जरूर मिला है। 14 सितंबर हर साल हम हिंदी दिवस की तरह मनाते हैं। 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस ये इसी के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था। इस हिंदी दिवस पर और कुछ जो तथ्य इंपॉर्टेंस है इस हिंदी भाषा के बारे में, दुनिया का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी, मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथे स्थान पर आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व विदेश मंत्री थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में फर्स्ट टाइम संबोधित किया था। यहाँ हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है। उसी के साथ
हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित भी किया गया है। ये था 14 सितंबर, जो हमारे देश में हिंदी दिवस की उपलक्ष्य में जो हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत 14 सितंबर 1949 को हमने अपनाया था, उसी उपलक्ष्य में उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है, यहां पर हम देखने वाले सरदार धाम भवन। सरदार धाम भवन का फेज नंबर 2 अभी चर्चा में है। सरदार धाम भवन फेज नंबर 2 कन्या छात्रालय या जिसे हम गर्ल्स हॉस्टल्स भी कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस फेज नंबर 2 का उद्घाटन किया है, या उसे हम भूमि पूजन भी कहेंगे। ये सरदार धाम भवन आज अहमदाबाद में स्थित है। खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल द्वारा जो भी उन्होंने भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को या उनके इर्द गिर्द जो भी आंदोलन हुए थे, इस आंदोलन को इस सरदार भवन में यहाँ पर ज्यादा डिस्प्ले या ज्यादा नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट चर्चा में बात आती है इस मंथ के लिए CAFMD। CAFMD स्टैंड करता है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। क्लाइमेट एक्शंस एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ये इंडिया और यूएस के बीच अगस्त 2001 में संपन्न हुआ था। ये CAFMD इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2013 पार्टनरशिप का एक पार्ट है। इसे हम क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ डायलॉग भी कहते हैं। तो ये जो एजेंडा है इंडिया यूएस का क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2013 पार्टनरशिप के तहत ये हुआ था। नेक्स्ट बात आती है इंडियन नेवी और सुडानीज नेवी, उनका जो पार्टनरशिप या एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, ये किस सीज में कंडक्ट हुआ था? ये कंडक्ट हुआ था रेड सी में कंडक्ट किया गया था। भारतीय नौसेना और सुडानीज नौसेना के दोनों ने समुद्री साझेदारी अभ्यास में जो भाग लिया था, ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था यहाँ पर रेड सी में। इस एक्सरसाइज में भारत की ओर से जिस नौसेना ने पार्टिसिपेट, नौसेना या हम कहेंगे शिप में पार्टिसिपेशन लिया था, उस शिप का नाम है INS तब्बर। INS तब्बर रूस में भारतीय नौसेना के लिए तलवार श्रेणी का एक स्टील्थ फ्रिगेड भी है और भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा भी आता है। नेक्स्ट पर्सन जो चर्चा में थे उनका नाम था लिम लैंडसोन। लिम लैंडसोन LIM, जिसे हम JIMLANZONE, लिम जिम लैंडसोन, ये CEO याहू के लिए फिलहाल उनको नियुक्त किया गया है। जिम लैंडसोन ये याहू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तहत आने वाले दिन में कार्य करेंगे। नेक्स्ट पर्सन सुर्खियों में है ऑस्कर फर्नांडिस। ऑस्कर फर्नांडिस इसलिए चर्चा में थे, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा के वर्तमान सदस्य भी थे और मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने केंद्रीय परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्री का भी काम किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है जो इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम इस तरह से कवर करते हैं। जय हिंद।
Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.